नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव ने 33 नेताओं को पत्र लिखा, कहा जातीय जनगणना नहीं कराने का केंद्र के पास एक भी कारण नहीं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जातिगत जनगणना पर बिहार में राजनीति तेज अलग थलग पड़ती जा रही है बीजेपी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार पंचायत चुनाव पहले चरण की मतगणना कल, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 65.50% हुआ था मतदान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। तेजस्वी यादव ने 33 नेताओं को पत्र लिखा, कहा जातीय जनगणना नहीं कराने का केंद्र के पास एक भी कारण नहीं। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना की मांग को लेकर देश की विभिन्न पार्टियों के 33 वरिष्ठ नेताओं को केंद्र सरकार का उदासीन एवं नकारात्मक रवैये और सबकी साझा आशंकाओं और जिम्मेदारियों के संदर्भ में पत्र लिखा है। तेजस्वी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग को राष्ट्र निर्माण में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। जातीय जनगणना नहीं कराने के खिलाफ सत्ताधारी दल के पास एक भी तर्कसंगत कारण नहीं है। बीते शुक्रवार को भी तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, यानी केंद्र का अंतिम फैसला है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। कहा कि जातीय जनगणना सभी के पक्ष में है। 90% लोग चाहते हैं कि ये हो। हमने पहले भी प्रस्ताव दिया था कि अगर केंद्र से नहीं होता तो राज्य सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जातिगत जनगणना पर बिहार में राजनीति तेज अलग थलग पड़ती जा रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जब से जातिगत जनगणना कराने में असमर्थता जताई है, उसके बाद बिहार में भाजपा अलग थलग पड़ती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन उनके लिए राहत की खबर है कि भाजपा छोड़कर सभी दल इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। इन दिनों बिहार भाजपा में कोई कार्यक्रम हो, लेकिन नेताओं से सवाल मात्र जातिगत जनगणना पर पूछे जाते हैं। इन नेताओं की मजबूरी है कि उन्हें केंद्र सरकार ने जातियों की गणना कराने के जो कारण गिनाए हैं उसको ये दोहरा देते हैं। लेकिन जहां इन नेताओं की अपनी राजनीतिक मजबूरी है, वहीं विपक्ष केंद्र के इस इनकार के बाद आक्रामक है। तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों के नेताओं से बैठक की और नीतीश कुमार से जल्द अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा और देश के अलग अलग 33 नेताओं को इस मुद्दे पर पत्र लिखा। इसके बाद नीतीश कुमार में सहयोगी भी अब भाजपा के खिलाफ मुखर हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार जातिगत जनगणना कराएंगी, ये फैसला आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है और सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव पहले चरण की मतगणना कल, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 65.50% हुआ था मतदान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना रविवार को होगा। आवश्यकता पड़ने पर मतगणना कार्य सोमवार को भी कराया जाएगा। मतगणना के साथ ही इस चरण के चुनाव को लेकर 10 जिलों के 12 प्रखंडों के 151 पंचायतों के चुनाव परिणाम तत्काल जारी कर दिए जाएंगे। मतगणना के साथ ही पंचायत चुनाव के इस चरण के सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि सभी संबंधित प्रखंडों व जिलों में मतगणना कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। ईवीएम एवं मतपेटियों को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत खोला जाएगा और सभी वोटों की गिनती की जाएगी। आयोग ने मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 24 सितंबर को हुए मतदान के तहत 65.50% मतदान किया गया। सभी जिलों से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट के अनुसार रोहतास में 62.50%, कैमूर में 72.75%, औरंगाबाद में 66.99%, गया में 67.91%, नवादा में 67.14%, जहानाबाद में 67.57%, अरवल में 67.50%, बांका में 64.32% और जमुई में 64.01% मतदान हुआ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का हमला, कहा ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में हक नहीं देना चाहती बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आने से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं और अपनी जीत की तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक देना ही नहीं चाहती। आज ही अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट लिखा। उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकरा कर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती।
धनबल की समर्थक भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है। बता दें, इससे पहले कई बार अखिलेश यादव ने यह बात कही है कि उन्हें पूरा भरोसा है इस बार प्रदेश से भाजपा का सफाया होने वाला है और उनकी पार्टी इस बार 400 सीटें लेकर आएगी। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए यह भी कहा है कि 54 महीने गुजर गए हैं, बस 6 बचे हैं, जनता को अब जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने भाजपा पर हमला कर यह भी कहा कि यह पार्टी ठक्का साथ ठक्का विकास करती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि यह सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है, ऐसे में सरकार को अपना लोगो भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। साथ ही अखिलेश कहते हैं कि इस सरकार की वजह से जिन गरीबों के घर टूटे हैं, सपा उनका घर बनवाने में मदद करेगी। बता दें, अखिलेश लगातार योगी सरकार पर हमला कर पार्टी को अलग अलग बात पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ईमेल से सबका साथ सबका विश्वास स्लोगन और प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई गई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल से सबका साथ सबका विश्वास स्लोगन और प्रधानमंत्री की तस्वीर हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के आधिकारिक ईमेल में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर संलग्न होने पर कथित विवाद को खत्म करने के लिए एनआईसी को उन्हें हटाने और शीर्ष अदालत की तस्वीर लगाने को कहा है। शीर्ष अदालत के सूत्रों ने बताया कि नारा और तस्वीर अनजाने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा डाली गई थी। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, कल देर शाम सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के ध्यान में लाया गया कि शीर्ष अदालत के आधिकारिक ईमेल में नीचे की तरफ एक छवि है जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय से आने वाले ईमेल से उस छवि को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसे एनआईसी ने उन्हें शीर्ष अदालत की तस्वीर के साथ बदल दिया है। एक अधिकारी ने ईमेल का स्क्रीनशॉट भी साझा किया जिसमें नारे और प्रधानमंत्री की तस्वीर के बजाय अदालत की तस्वीर थी। एनआईसी शीर्ष अदालत को ईमेल सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनजाने में हुई गलती पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जाति जनगणना पर आर पार के मूड में तेजस्वी, बोले 3 दिन में जवाब दे सीएम, नहीं तो हम बनाएंगे एक्शन प्लान। जी हां दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर राबड़ी आवास पर शुक्रवार रात हुई महागठबंधन की बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दलों ने नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना पर रुख स्पष्ट करने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी है। अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद हम लोग अपना एक्शन प्लान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बिहार विधानसभा और विधान परिषद से 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह बिहार की इच्छा है जो कि राष्ट्रहित में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के सारे दल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23 अगस्त को मिलने भी गए थे। हमने प्रस्ताव दिया था कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं होती है तो राज्य सरकार को अपने खर्चे पर कराना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि देश भर के 80-90% लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि इस बार जातिगत जनगणना नहीं होगी। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र में बैठी आरएसएस विचारधारा वाली सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि जातिगत जनगणना होने से यह भी पता चलेगा कि आरक्षण में किन जातियों को लाना है और किन जातियों को नहीं लाना है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सारी पार्टियां भारत बंद का समर्थन करेंगी। उन्होंने कहा कि हम लोग 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद का सक्रिय समर्थन देने की घोषणा करते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन पार्टियां किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करेंगी। तेजस्वी, जी हां दोस्तों, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने आगामी 27 सितंबर को 15 राज्यों में भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि सभी महागठबंधन पार्टियां 27 सितंबर को किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करेंगी। वहीं जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा देकर कहा कि वे जाति जनगणना की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन यह बिहार और 80-90% भारतीयों का सचेत निर्णय है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जाति आधारित जनगणना राष्ट्रीय हित का है। हमें वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत है। हम इस बारे में सोचने के लिए सीएम नीतीश कुमार को 2-3 दिन का समय दे रहे हैं। हम उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं और हमें उनके बयान की जरूरत है, जिसके बाद हम अपनी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सीपीआई ने आगामी 27 सितंबर को 15 राज्यों में भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई अन्य दल भी इस बंद में शामिल होंगे। सीपीआई ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में देशव्यापी बंद में शामिल होने का फैसला किया है। सीपीआई महासचिव अतुल कुमार अंजान ने आईएनएस से बातचीत में कहा, 15 राज्यों में पूर्ण बंदी होगी। 3 कृषि कानूनों, सभी कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी,
बिजली बिल 2020 की वापसी एवं 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा आगामी 27 सितंबर को देशव्यापी भारत बंद के निर्णय पर सारे देश में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। अंजान ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अपमानजनक घटनाएं, तालाबंदी, नोटबंदी, आर्थिक संकट और विकास दर के गिरने के खिलाफ तथा मोदी सरकार की सांप्रदायिक नीतियों के विरुद्ध भारत बंद को मजदूरों, ट्रेड यूनियनों, छात्र युवा संगठनों, महिला संगठनों एवं छोटे व्यापारियों, लेखकों, कलाकारों के संगठनों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने भाजपा आरएसएस पर पिछड़े वर्गों से नफरत करने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी से नफरत करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह आरोप तब लगाया है जब एक दिन पहले केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और वो जनसांख्यिकी आधार पर इस सशक्त वर्ग की जनगणना प्रक्रिया के तहत गणना करने में सक्षम नहीं है। इस साल जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली में रह रहे प्रसाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भाजपा आरएसएस पर तीखा हमला बोला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने निषेधी में किया जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, भाजपा आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। प्रसाद ने आरएसएस भाजपा पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के साथ बड़ा छल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों व मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। प्रसाद और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी एवं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना के मुद्दे पर एकमत हैं। हाल में बिहार से 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी। प्रसाद के बेटे और उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अपने मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने में जुटी कांग्रेस, मस्जिदों के बाहर नमाजियों को बांटेगी संकल्प पत्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस ने लोगों तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस चुनावी यात्राओं के जरिए लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस इकाई का अल्पसंख्यक सेल भी मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने की योजना बनाने में जुटा हुआ है। पार्टी के पदाधिकारियों की माने तो यूपी में 8000 से ज्यादा मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। इसका मकसद करीब 35 लाख मुस्लिम आबादी तक पहुँचा है। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि योजना के अनुसार हर शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जाती है। इस दौरान काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं। कांग्रेस की योजना है कि मस्जिदों के बाहर अल्पसंख्यक सेल के लोगों को लगाया जाएगा, जो कांग्रेस के संकल्प पत्र की प्रतियां उनके बीच वितरित करने का काम करेंगे। इससे कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अल्पसंख्यक सेल के यूपी अध्यक्ष शाहनवाज आलम के मुताबिक 6 सितंबर को संकल्प सम्मेलन की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया था कि 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को हर विधानसभा तक पहुँचाना है। इसी के तहत की यूपी में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 8432 मस्जिदों को चुना गया है, जहां संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। इस अभियान की निगरानी प्रभारियों को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी में से मुसलमानों की संख्या 19.23% महत्वपूर्ण है। 80 लोकसभा सीटों में से लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जिनमें 20% से अधिक मुस्लिम आबादी उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य को बनाने या उससे शादी करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। 2014 में कांग्रेस, रालोद, सपा, बसपा और पीस पार्टी जैसे कुछ छोटे धार्मिक संगठनों सहित गैर भाजपा दलों के बीच मुस्लिम वोटों के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा तक नहीं पहुंच सका। राष्ट्रीय उलेमा परिषद, इसने बस भाजपा और सहयोगियों को भारी जनादेश के साथ यूपी में 73-0 80 सीटों के साथ चलने में मदद की।